ये बहुजन समाज पार्टी से ही ये उम्मीद की जा सकती है, जब उनकी सरकार आती है तो वो सब समाजों को बराबर का हिस्सा देते हैं, बराबर का न्याय देते हैं। और सरकारों से ये उम्मीद करना मुझे लगता है बेईमानी है। पिछली हम ये देख चुके हैं, जब अखिलेश जी की सरकार आई थी तो उस सरकार में दलितों के साथ क्या हुआ, तो कमेटी क्यों बनाई? कमेटी इसलिए बनाई क्योंकि 340 का प्रोविजन था। अगर 340 का प्रोविजन नहीं होता तो कभी कमेटी नहीं बनती, मंडल कमीशन कभी नहीं बनता, और मंडल कमीशन नहीं बनता तो 27% रिजर्वेशन नहीं होता। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को लेके विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और उधर मोहन भागवत ने एक और बयान दे दिया है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जो है, उनके बयान की मीडिया में काफ़ी चर्चा हुई, टीवी में डिबेट हुई। बहुत से जो टीवी के पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि बहन जी जो हैं बीजेपी का काम अब आसान कर रही हैं। मेरे साथ एडवोकेट सुजीत सम्राट हैं। बहुत लंबा चौड़ा परिचय देने की ज़रूरत है नहीं, आप सब कुछ जानते हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को आप? जो बहन जी हैं जो बयान देती हैं तो बीजेपी की बी टीम ये सब बातें मीडिया लगातार करती है। देखिए, मीडिया तो कुछ भी बोलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अपनी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, उसकी एक विचारधारा है। मानव काशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो आंदोलन है, हमारे एक आंदोलन की हम बात करते हैं। तो ये बी टीम लगाना, सी टीम लगाना, ये सब बेकार की बात है। हम हमेशा से उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में लड़ाई लड़ते आए हैं। बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जन जन में ये फैलाव चल रहा है। तो अब जब बहुजन समाज पार्टी कोई नई काम करती है तो बता देते हैं कि भैया बीजेपी की बी टीम है। हम क्यों बी टीम होते? बताइए, ऐसा कुछ नहीं है, सब बेकार की वाली बात है। वो कहना है लोगों का कि अखिलेश यादव का विरोध नहीं करना चाहिए था, बीजेपी उनकी जो है मुख्य विरोधी होनी चाहिए, तो वो ऐसे में अखिलेश यादव का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि शूद्र और रामचरितमानस वाले मुद्दे पे उन्होंने विरोध किया थोड़ा सा। नहीं, विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको वो एहसास दिला रहे हैं कि आपने करा क्या था दलितों के साथ में। तो एहसास तो दिलाना चाहिए ना आदमी को। भाई, जो उन्होंने किया था, गैस वो उन्होंने जो कांड किया था बहन कुमारी मायावती के साथ में 95 में, तो वो याद दिला रहे थे उनको। जब उनके एक सांसद ने पार्लियामेंट के अंदर बिल फाड़ा था तो वो याद दिला रहे थे उनको। जब उनकी सरकार थी तो वो दलितों के साथ क्या करते वो याद दिला रहे थे। याद दिलाना, विरोध करना नहीं होता है। भाई, अब तुम्हें ऐसी कौन सी बात आ गई कि अब तुम शूद्र बनने लगे हो? आपने तो हमेशा से SC ST का विरोधी किया है, जहाँ भी हुआ आपकी सरकार ने। तो अब ऐसा कौन सा बदलाव आ गया कि अब तुम्हें अचानक ये प्यार लगने लगे? SC ST तुम्हें बहुत प्यारे लगने लगे? तो बहन जी वही तो पूछ रही है आपसे, तो वो बताएं, SC ST को बताएं कि भाई आज ऐसी कौन सी बात हो गई है जो SC ST बहुत प्यारे लगने लगे हैं, बाबा साहब बहुत प्यारे लगने लगे हैं, अपने आप को शूद्र कहने लगे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ओबीसी जाग गया है, तो अच्छी बात है, समर्थन करना चाहिए उनका। और इसमें जो है कुछ भी ऐसी बात ना की जाए जिससे कि जो एकता में दरार आ जाए। नहीं, एकता में दरार। हाँ, देखो, जगाने वाला कौन है? जगाने वाला तो अम्बेडकरवादी लोग हैं। अम्बेडकरवादी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और मानव काशीराम। अगर मानव काशीराम साहब का मूवमेंट की बात करेंगे तो 85 की बात कौन कहता है? बहुजन की बात कौन था? बहुजन की बात हम कर रहे हैं। ओबीसी की बात हम कर रहे हैं। मंडल कमीशन की बात करनी मानव काशीराम साहब ने की। तो हम तो लगातार उनको जागरूक करने की बात कर रहे हैं। तो हमारी कोई उनसे कोई कंपटीशन नहीं है। जागना चाहिए, बिल्कुल जागना चाहिए अपने अधिकारों के प्रति। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो आर्टिकल 340 भी लगाया था। 340 अगर नहीं होता आर्टिकल तो कभी भी मंडल कमीशन नहीं बनता, क्योंकि 340 कहता है कि प्रेसिडेंट को पावर है, प्रेसिडेंट हैव द पावर टू मेक द कमेटी बना सकते हैं वो एक प्रकार से। तो कमेटी क्यों बनाई? कमेटी इसीलिए बनाई क्योंकि 340 का प्रोविजन था। अगर 340 का प्रोविजन नहीं होता तो कभी कमेटी नहीं बनती, मंडल कमीशन कभी नहीं बनता, और मंडल कमीशन नहीं बनता तो 27% रिजर्वेशन नहीं होता। तो हमारे जितने भी महापुरुष हैं ओबीसी को तो हमेशा से जगाते आए हैं, ओबीसी के लिए हमेशा काम करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ओबीसी जाग रहा है तो हमें प्रॉब्लम हो रही है। हम तो चाहते हैं कि ओबीसी जागे, मगर सही मुद्दों पर जागे। ओबीसी का राजनीति ना करे सिर्फ। ओबीसी ये भी कहे कि भाई दलितों पर सबसे ज़्यादा फिजिकली कोई अत्याचार कर रहा है गाँव में, तो कौन कर रहा है? ओबीसी कर रहा है। तो अपने भाइयों से ओबीसियों को जाकर कहें कि भाई दलित जो हैं, ओबीसी जो हैं, वो भाई भाई हैं। ये तो बात नहीं करता है। अत्याचार उत्पीड़न तो सर मुद्दा बचा ही नहीं ना। अब तो ये है कि 24 में कैसे हराएंगे मोदी जी को, एकता कैसे बनेगी, तो इन सब पे बात हो रही है। वो हराएगा तो जब हराएंगे जब भाईचारा बनेगा। आप भाईचारे की बात नहीं करेंगे तो फिर किसकी बात करेंगे? आप गाँव में मूँछों पर मारेंगे। आप गांव में बारात निकलेगी तो उसको तुम रोकेंगे। आप कोई दलित बच्चा अगर मोटरसाइकिल पर जाता तो उसको रोकेंगे तुम। अब आप ऊंच नीच करेंगे, जातिवाद आप करेंगे, और फिर कहते हैं कि 2024 में साथ दीजिए। तो आपको मुद्दे तो सब लेने पड़ेंगे आपको। ये जो शारीरिक जो शोषण है उसका भी मुद्दा आपको लेना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा अगर शारीरिक शोषण कोई करता है तो ओबीसी करता है, तो उसको समझना पड़ेगा ना कि भाई हमारे भाई हैं, ये SC ST हमारे भाई हैं, अम्बेडकरवादी हमारे भाई हैं, हमें भाईचारे से रहना है गाँव के अंदर।
तो पूरा बदलाव आना चाहिए ना। सिर्फ वोटिंग के लिए बदलाव आ जाना, तुम्हारी सरकार बना देना, तो ये बदलाव तो मुझे लगता है कि ये जो बदलाव है ये लिमिटेड बदलाव है। मतलब आप कह रहे हो कि राजनीतिक सत्ता की हिस्सेदारी की लड़ाई हो रही है, सामाजिक बदलाव की लड़ाई नहीं हो रही है। यस यस, सामाजिक बदलाव बहुत जरूरी होना चाहिए। जब तक सामाजिक बदलाव नहीं आएगा, इनकी सोच में बदलाव नहीं आएगा, सबसे बड़े हिंदू तो यही बन जाते हैं। कावड़ लेने कौन जाते हैं? सबसे ज़्यादा ये जाते हैं। अगर मोदी जी को जिताने का काम किया तो SC ST ने नहीं किया है, OBC ने किया सबसे ज़्यादा। तो OBC जब बदलाव करना चाहता है, OBC को लगता है कि भाई हमारे अधिकार मारे जा रहे हैं, जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार है, उनके अधिकारों को मार रही है, तो वो कह रहे हैं कि भाई अब वो जागने का काम कर रहे हैं। कम से कम वो काम कर रहे हैं समाज में, सामाजिक मुद्दों पर काम करें। जब तक सामाजिक मुद्दों पर काम नहीं करेंगे, समाज में भाईचारा नहीं बनाएंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। इसलिए जो OBC के नेता हैं वो केवल वोटों के लिए राजनीति ना करें, वो समाज में भी जाकर काम करें, समाज को जगाने का काम भी करें, अपने लोगों को ये समझाने का काम करें कि भाई हमारी लड़ाई जो है वो हमारी लड़ाई सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई भी है। केवल हमारे राजनीतिक लड़ाई नहीं है कि भाई वोट ले लीजिए फिर उसके बाद में फिर इन पे अत्याचार कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पुलिस में है OBC के लोग हैं, सबसे ज़्यादा शोषण वो करते हैं पुलिस के अंदर जाति देखकर। तो ये सब जगह होना चाहिए ना, मानसिक परिवर्तन होना चाहिए। ये मानसिक परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, ये वोटिंग के लिए करना चाहते हैं, अच्छी बात है, वोटिंग के लिए होनी चाहिए, मगर सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई होनी चाहिए। जयंत चौधरी का कोई बयान नहीं आया इस पूरे रामचरितमानस वाले मुद्दे पे, तो आपको लग रहा है कि कहीं कोई गठबंधन में दिक्कत आ गई है? अखिलेश यादव जो है मुखर हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन भी कर रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, जयंत चौधरी चुप बैठे हुए हैं, तो अगर कुछ बात बिगड़ती है तो क्या कुछ, बहन जी ने तो हालांकि मना किया है गठबंधन वो नहीं करेंगे किसी पार्टी से, लेकिन कर लिया उन्होंने, पंजाब में कर लिया, तो आपको लगता है कि गठबंधन भी हो सकता है? मुझे लगता है जयंत चौधरी देखो कहीं BJP में चले जाएँ, मुझे लग रहा है, क्योंकि उनके परिवार भी अलग अलग पार्टियों में गए हैं, तो वो भी अपनी राजनीति तलाश रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ BJP का बहुत बड़ा एक वोट बैंक है, तो उनको लग रहा है कि 2024 में अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि BJP में चले जाएँ। तो ये आसार भी लग रहे हैं हमको, और जो उनके साथ लग रहे हैं फिर उनको पता ना क्या होना, जब वो BJP में चले गए तो फिर उनको क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जयंत चौधरी BJP में चले जाएं। मोहन भागवत के बयान पे आपका क्या कहना है? वो अचानक से कह रहे हैं कि पंडितों ने जो जातियाँ बनाई हैं भगवान ने नहीं बनाई थी। हाँ बिल्कुल, उनका देखो इस मौके पर आया है जब सब लोग जान चुके हैं, OBC जान रहा है, SC ST अम्बेडकरवादी तो पहले से ही जानता है कि जाति जो है ये मानव के द्वारा बनाई गई है, ना कि किसी भगवान के द्वारा बनाई गई है। हम तो अम्बेडकरवादी जान चुके हैं, जब भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कई बार कह भी चुके हैं ये वाली बात। आज मोहन भागवत कह रहे हैं तो उनको डर लग रहा है कहीं पूरा आंदोलित ना हो जाए, कहीं ब्राह्मण के खिलाफ ना हो जाए, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि ये जो बनाया व्यवस्था बनाई है, जाति वाति बनाई है, ये पंडितों ने बनाई है, जबकि मैं कहता हूँ ये ब्राह्मणों ने बनाई है। हाँ, ब्राह्मण और पंडित अलग अलग होते हैं। पंडित जो पुजारी होते हैं, ब्राह्मण एक कास्ट है, एक वर्ग है पूरा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, तो जो ब्राह्मण जो है वर्ग है, उस वर्ग की सब काम आती है, तो वो वर्ग सब कुछ करता है। तो ब्राह्मण वर्ग, जब भी देखो संविधान की बात आती है तो ब्राह्मण सामने आ जाता है, जलाने की बात आती है तो ब्राह्मण सामने आता है, आरक्षण की बात आती है तो ब्राह्मण सामने आता है। तो ये ब्राह्मण जिन्हें बनाई है, ये ब्राह्मण अपने आप को समाज में सबसे ऊपर दिखाना चाहता है, सबसे ऊपर रखना चाहता है, और फ्री का ये सम्मान लेना चाहता है। लेकिन सर बीजेपी ने तो नई काट निकाल दी ना इन सब चीज़ों की, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। योगी जी ने कहा कि जो सनातन धर्म है वही राष्ट्रीय धर्म है, जंतर मंतर पे सब लोग इकट्ठा हुए, यहाँ हिंदू धर्म की हिंदू राष्ट्र की बात हुई खुल के। अब तो वो हिंदू की बात ही नहीं करते हैं, अब तो सनातन की बात करते हैं। वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, वो सनातन राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सनातन धर्म को बनाना चाहते हैं। हिंदू धर्म की बात नहीं करते, वो सनातन धर्म की बात करते हैं। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मगर उनको समझ में आना चाहिए कि भारत का संविधान ये कहता है कि ये सेकुलर स्टेट है, यहाँ लोगों का धर्म है, ना कि सरकारों का धर्म है या देश का धर्म है। देश का कोई धर्म नहीं है यहाँ पे, यहाँ लोगों का धर्म है। और आपको समझना पड़ेगा कि ये हिंदुस्तान नहीं हो सकता है, ये इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल फर्स्ट ये कहता है इंडिया दैट इज भारत, बाबा साहब पहले कह गए हैं, उस पर डिबेट हुई है, आर्टिकल फर्स्ट पर डिबेट हुई है। उसके बाद में इंडिया दैट इज भारत, उसका उन्होंने अर्थ भी निकाल दिया है कि ये जो लोग हैं आज कह रहे हैं तारण का जो अर्थ निकाल रहे हैं, कोई शिक्षा बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो बाबा साहब बहुत जानते थे इनको कि ये बहुत चालाक लोग हैं, ये इंडिया का हिंदुस्तान बना देंगे। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीते जी ये प्रावधान किया उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 1 में कि इंडिया दैट इज भारत। तो ये भारत है, भारत का संविधान है, भारत का सुप्रीम कोर्ट है, भारत की सरकार है, हिंदुस्तान नहीं है। कुछ लोग ये हिंदुस्तान करके हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहते हैं, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, सनातन धर्म की बात करते हैं। और ये कहते हैं सनातन धर्म को हम राष्ट्रीय धर्म बनाएंगे। भैया राष्ट्रीय धर्म बनाएंगे तो फिर क्या परिवर्तन हो जाएगा? क्या हिंदुओं को क्या करोगे राष्ट्रीय धर्म बनाए? क्या वो संविधान को बदल दोगे? क्या मनुस्मृति को लेके आओगे? तो ये कुछ नहीं बनाना चाहते, ये कुछ हिंदुओं की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं,
क्या हिंदुओं की इतनी परवाह करते हैं? तो क्या हिंदुओं के लिए 30 रुपया लीटर होगा पेट्रोल और मुसलमानों के लिए 100 रुपया लीटर होगा? ऐसा तो नहीं कर रही है, सबके लिए बराबर है। क्या एजुकेशन कुछ हिंदुओं के लिए अलग कुछ दे रहे हैं? कुछ क्या कर रहे हैं बताइए? क्या क्या मुसलमानों का राइट ऑफ कर देंगे क्या वोट का? ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, सब लोग बराबर हैं। संविधान से देश चलता है, ना कि किसी धर्म ग्रंथ से देश चलता है। इनको समझना चाहिए, ये सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। आखिरी सवाल, जब बसपा की सरकारें बनी थी, दलित नेतृत्व में जब सरकार बनी थी, तो उसमें प्रत्येक वर्ग से, धर्म से मंत्री बने कैबिनेट में। ओबीसी वर्ग के नेताओं को अहम जिम्मेदारियां उसमें आप मिली। आपको मालूम होगा बहन जी के काफ़ी करीबी नेता थे जो बहुत मजबूत थे उत्तर प्रदेश में, मुसलमानों को भी मिली। अब जब कल को जो एका हो रहा है उसमें जब मान लीजिए सपा की सरकार आती है, सपा और रालोद की सरकार आती है, 27 की बात कर लें हम मान लीजिए, तो क्या उसमें दलितों को महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलेंगे जैसे बसपा सरकार में मिले थे ओबीसी को? देखो 27 तो बहुत दूर है अभी खैर, पर फिर भी मुझे उम्मीद नहीं है कि ये न्याय कर पाएंगे। न्याय बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि उसकी जो सोच है बहुजन समाज पार्टी की, वो न्यायप्रिय सोच है। क्योंकि बहुजनों की बात करती है, वो सामाजिक न्याय और आर्थिक मुक्ति की बात करती है। तो जो उनका कॉन्सेप्ट है, बहुजन समाज पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है, बाबा साहब का जो कॉन्सेप्ट है, माननीय काशीराम साहब का कॉन्सेप्ट है, वो न्याय पर ही आधारित है कि भाई सभी समाज, जितने भी समाज है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जितनी जिसकी संख्या भारी होती है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलती है। ये कॉन्सेप्ट है बहुजन समाज पार्टी का। ये बहुजन समाज पार्टी से ही ये उम्मीद की जा सकती है, जब उनकी सरकार आती है तो वो सब समाजों को बराबर का हिस्सा देते हैं, बराबर का न्याय देते हैं। और सरकारों से ये उम्मीद करना मुझे लगता है बेईमानी है। पिछली हम ये देख चुके हैं, जब अखिलेश जी की सरकार आई थी तो उस सरकार में दलितों के साथ क्या हुआ था ये हम देख चुके हैं। और अभी जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो योगी जी की सरकार चल रही है, उसमें आपने देखा होगा जब बहन जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर तो जीरो बैलेंस पे एडमिशन हुआ करते थे, जिसमें लाखों बच्चे पढ़े। मगर आज वो जीरो बैलेंस ख़त्म कर दिया गया। आज ना बच्चों पे पैसा है, ना परिवार पे पैसा है, क्योंकि पहले से ही भूखमरी हो रही है देश के अंदर। हाँ, आप देखेंगे, आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट देखेंगे तो 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। तो लोगों पे कहाँ 1-1 लाख 2-2 लाख है एडमिशन के लिए, तो वो ख़त्म कर दिया सिस्टम सारा। तो ये हमारी एजुकेशन को ख़त्म कर रहे हैं। एजुकेशन को इसलिए ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि एजुकेशन सवालों को जवाब देती है। फाइनल सवाल सर कि पहले बसपा सपा मिल के लड़े थे 19 में चुनाव, 24 में लोकसभा के चुनाव आएंगे, तो जब मिल के लड़े तब भी बात नहीं बन पाई, 15 सीटों पर ही डेंट लगा पाई। बीजेपी वहाँ भी लेके चली गई मेजर हिस्सा, बसपा को 10 मिली, सपा को 5 मिली। अब सपा अलग लड़ेगी और रालोद के साथ मिलके बसपा अलग लड़ेगी। तो आपको लग रहा है कि जो बसपा के पास कुछ हाथ लगेगा उसको? नहीं, बिल्कुल लगेगा। लोग समझ रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि 2022 में आपने देखा होगा कि सारा मुस्लिम और काफ़ी दलितों ने भी आपने देखा है कि भाई सपा को वोट देने का काम किया, मगर सपा फिर भी वहाँ जीत नहीं पाई, टक्कर नहीं दे पाई बीजेपी को। बीजेपी को कोई अगर टक्कर दे सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, तो बहुजन समाज पार्टी दे सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास अपना एक कैडर वोट है। उसके बाद अगर मुस्लिम आ जाए, ओबीसी आ जाए, तो हम सरकार में आ सकते हैं, हमारी सरकार बन सकती है। तो हो सकता है ऐसा कि भाई हम 2024 में एक अच्छा परफॉर्मेंस करें, मगर उसके लिए प्लानिंग बनानी पड़ेगी, उसके लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा, उसके लिए मैदान में जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, गठजोड़ करना पड़ेगा, समाज को जोड़ना पड़ेगा। नेताओं को ना जोड़ें, पार्टी से ना गठबंधन करें, मगर समाज से गठबंधन करें। और समाज जब साथ में आएगा तो डेफिनेटली आप जीत सकते हैं। नंबर गेम होता है पॉलिटिक्स में। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत सम्राट जी। और इस पूरे विषय पे, विश्लेषण पे, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो एडवोकेट सुजीत सम्राट जी ने रखी हैं, आप क्या कुछ सोचते हैं, आपका क्या विचार है इनसे? अगर आपका मतांतर है, मत भिन्नता है, आप इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, सब कुछ कमेंट में लिख दीजिए। ज़मीनी स्थिति क्या है राजनीति को लेकर, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है, कि वहाँ भी चुनाव होंगे, 3 राज्यों के, कर्नाटक तेलंगाना के चुनाव होंगे, वहाँ क्या कुछ हो रहा है, बताइए हमें कमेंट करके। धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।